वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज ये क्लास नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के पेपर की। और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस पे जिनका स्टैंडर्ड कल से थोड़ा सा अप होगा, जो डायरेक्टली थ्योरी पर बेस नहीं होंगे, इनमें कुछ नया होगा को हम आपको करवाएंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का भी। यूनिट 2 बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टी एफ और काई स्क्वायर है। यूनिट 3 और 4 है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो यूनिट 3 है, मिसिंग वैल्यूज़ निकालने के लिए जो तरीका हमने आपको बताया था वो देख लेंगे। और साथ ही साथ ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ी देर सोचिएगा, फिर बताइए इसका आंसर क्या आपको आता है। आप ये कर भी चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स 1/बीटा पी कोमा क्यू। डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबको पहचान में आया, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? बीटा टाइप 2। तो बीटा टाइप 2 का क्या पूछा गया है, हार्मोनिक मीन। तो अगर आप लोगों को याद हो, आपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ रखा है क्या, आरिथ मूवमेंट। L-1/m। हाँ, आई थिंक यही होगा, सी वाला है ना। तो यहाँ पर पी और क्यू में है, yes, तो p-1/q आंसर याद yes है sir। तो ठीक है। अगर आपको इसे निकालना है तो आरथ मोमेंट याद रखिए, और आरथ मोमेंट में आर की जगह पर -1 पुट कर देंगे, फिर 1/h के इक्वल पुट करना है, तो h की वैल्यू निकल कर ये आ जाएगी p-1/q। ईजी है और आपने इसको कर भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, मैं उसी की चर्चा करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, टू कंपेयर द लाइफ टाइम्स ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस बाय 2 कंपनीज। 2 कंपनियाँ जो कि लाइट बल्ब बनाती हैं, इनके लाइफ टाइम्स के बारे में हमको दिया गया है कि ए एंड बी, 1 बल्ब ऑफ ईच कंपनी वॉज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो कंपनी ए से एक बल्ब सिलेक्ट किया गया और एक कंपनी बी से, एंड देयर लाइफ टाइम्स वर ऑब्जर्व्ड। और ये ऑब्जर्व किया गया कि वो कितने घंटे तक जले। एज्यूम दैट द बल्ब्स हैव एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइफ टाइम्स। ये मानते हुए कि बल्ब के जलने का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, एक्सपोनेंशियल। मीन 1000 डेज एंड 800 डेज, यानी जो कंपनी ए का बल्ब था वो 800 घंटे मीन, जिसका एवरेज 800 था, सॉरी 1000, और कंपनी बी का था 800। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब फ्रॉम कंपनी बी फेल्स फर्स्ट। यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो कंपनी बी है उसका बल्ब पहले फेल होगा। तो आप में से किसी को अगर कुछ भी लग रहा हो तो बोल सकता है कैसे करेंगे इसको, एनी आइडिया? चलो ठीक है, हम बताते हैं कैसे इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में आप एक रैंडम वेरिएबल x ले लेंगे, जो किसके लिए होगा, कंपनी ए के लिए, और एक रैंडम वेरिएबल लेंगे बी किसके लिए है, बी है x ले लेंगे कंपनी ए के लिए और y ले लेंगे कंपनी बी के लिए। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में इसका मीन है। जब मीन 1000 दिया है तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मीन अगर 1000 है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1/1000 ई रेस्ट टू द पावर x बाई 1000। तभी तो इसका मीन 1000 आएगा। कल की क्लास में मैंने बताया था अगर थीटा अपॉन में होता तो मीन थीटा आता था। y के डिस्ट्रीब्यूशन को लिखें तो इसका मीन था 800, यानी कंपनी बी के बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन e टू द पावर y बाई 800। अब कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब फ्रॉम कंपनी बी फेल्स फर्स्ट। यानी कंपनी बी का बल्ब पहले फेल होने का मतलब उसका जो लाइफ था वो ए के पहले ख़त्म हो गया। कंपनी बी को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी ए को x से। तो बी पहले फेल होने को हम कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन y। यानी अगर कंपनी ए का बल्ब ज़्यादा जल रहा है तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, और बी का कम तो ये इक्वेशन। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए
तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे जो x ग्रेटर देन y को शो करेगा। देखिए आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, ये लाइन होती है x इक्वल टू वाई की, ये वाला रीजन होता है x ग्रेटर देन y और ये रीजन होता है x लेस देन y का। तो हमें x ग्रेटर देन y वाले रीजन में रहना है। हम इस वाले को मान लेते हैं x एक्सिस और इस वाले को मान लेते हैं y एक्सिस। जो x एक्सिस है, अगर हम x का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक्सपोनेंशियल है। x की रेंज क्या होगी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर रेंज क्या है 0 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली y की रेंज भी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। तो अब हमें इस रीजन में रहना, यानी हमें कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, दो इंटीग्रेशन आएंगे, एक x का एक y का। एक पे ये कंडीशन रहेगी और दूसरे को हम फुल ले सकते हैं। जैसे हम मान लो हमने यहाँ x की रेंज को ले लिया 0 टू इन्फिनिटी, तो x की रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। अब जब y की रेंज लेंगे तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो y की रेंज को अगर ध्यान से देखो तो y क्या है, x से छोटा है। x से छोटा y कहाँ तक जाएगा, जो y की नेचुरल रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, यानी ये 0 तक जा सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, x और y का पीडीएफ हम कहाँ से लाएंगे, जब हमें पता है कि x एक्सपोनेंशियल है, y एक्सपोनेंशियल है और दोनों अलग अलग कंपनीज़ के बल्ब हैं, तो ये तो तय है कि दोनों के जलने में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंट के केस में जो ज्वाइंट पीडीएफ होता है वो दोनों के मार्जिनल्स को या अलग अलग पीडीएफ को मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी y गोइंग फ्रॉम 0 टू x fxy dx dy। अब आपको एक इंटीग्रेशन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन सॉल्व है हमारे पास, हम उसको आपको दिखाएंगे क्योंकि टाइम की कमी रहेगी, इसलिए आप जो सॉल्व वाला है उसे देखिए और जल्दी से आगे बढ़ के हम नए क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व है। यहाँ पर एफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे। जब हम एक रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और हम हमेशा पहले कौन सी लिमिट सॉल्व करते हैं, वो लिमिट जो डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर लिमिट थोड़ी सी चेंज करके ली गई है। लिमिट को चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमने इस वाले इंटीग्रेशन में x की लिमिट को फुल किया था। अगर हम y की लिमिट को 0 टू इन्फिनिटी ले लें तो जो x की लिमिट लेंगे वो y पे डिपेंड कराते हुए लेंगे। तो अभी जो लिमिट ली गई थी y की वो ये थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग टू x, ये वाली लिमिट। लेकिन अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी जो x की लिमिट होगी वो ये होगी, यानी कहाँ से स्टार्ट होगी, x की लिमिट y से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाकर स्टॉप होगी, इन्फिनिटी पर। तो दोनों लिमिट से हमारे आंसर्स सेम आएंगे। तो हम देखते हैं हम लोगों ने कौन सा ले रखा है, 0 टू x वाला ले रखा है शायद, है ना। चलिए देखते हैं। तो 0 टू x वाला ले रखा है और एक x की जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन है, e की पावर सॉल्व करेंगे। रिजल्ट हमारा यहाँ से क्या आया है, रिजल्ट आया 5/9। तो क्वेश्चन आसान है ये, बस यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। क्लियर, 5/9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए और थोड़ी देर सोचिए कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या देखा आपने, द लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 100। फिर से हमें मीन 100 दिया हुआ है, तो जब मीन 100 दे दिया है तो हम कैसे डील करेंगे इसके साथ। हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, पीडीएफ लिख लेंगे। पीडीएफ लिखने के बाद क्वेश्चन में जैसी लैंग्वेज होगी प्रोबेबिलिटी की, उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। ओके, चलिए देखिए, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 100। तो अगर हम x का पीडीएफ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मीन 100 है तो 100 अपॉन में जाएगा e टू द पावर -x/100। द बल्ब रिमेन्स स्विच्ड ऑन एग्जैक्टली 4 आवर्स एवरी डे, यानी रोजाना 4 घंटे उस बल्ब को जलाया जाता है। एंड रिमेन स्विच्ड ऑफ, और बाकी समय उसको बंद रखा जाता है। द रिमेनिंग टाइम,
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब स्टॉप वर्किंग ऑन और बिफोर 25th डे। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे x लेस आर इक्वल टू, स्टॉप वर्किंग का मतलब 25th डे में स्टॉप करेगा, और कंडीशन भी दी हुई है कि 4 आवर्स डेली, यानी हमारा जो PDF है वो आवर्स में है, x क्या बताता है कि कितने आवर्स बल्ब जल रहा है। तो हम जब 25th डे को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू 25 इंटू 4, यानी हमें कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू 100। अगर आपको एक्सपोनेंशियल का CDF याद हो तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। आपको याद है कि अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल विद मीन या पैरामीटर थीटा, तो इसका fx क्या होता है, fx जो भी लिखा है 1/θ e⁻⁻x/θ, और कैपिटल fx बोले तो प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x, ये क्या होता है 1 - e⁻⁻x/θ। तो डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - e⁻⁻x, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो लिखेंगे, यानी 100 था। अब यहाँ पर पॉइंट ये उसका होता है जब हम x तक निकालते हैं, जैसे लेस आर इक्वल टू x था तो यहाँ पर x आया है, इस x की वैल्यू यहाँ से हम देख लेंगे क्या है, यानी हमें क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक वैल्यू 100, तो ये 100 पुट कर देंगे, 1 - 100/100, और रिजल्ट क्या आएगा 1 - e⁻⁻1। अब ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं, ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी। तो ये क्वेश्चन आसान है, केवल बस थोड़ी सी लैंग्वेज है जिसकी वजह से लग सकता है कि ये टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरिएंस से इसको छोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और इसको करना आसान भी है। बेसिक डेफिनेशन जो यूनिफॉर्म की है उसको यूज़ करते हुए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को सब लोग पढ़िए ज़रा और देखिए कि कुछ भी आपको समझ में आ रहा है। इफ़ x हैज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरवल 0-1, अगर x यूनिफॉर्म फॉलो करे इंटरवल 0-1 तो इसका fx क्या होता है 1/b - a, वेयर b इज़ द अपर रेंज एंड a इज़ द लोअर रेंज। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0, यानी कि fx क्या आया 1, स्मॉल fx। अगर हम इसके कैपिटल fx को कैलकुलेट करें तो ये आएगा x, यानी CDF को, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x। वैसे इसका कैपिटल fx क्या आता है, अगर AB वाला होता तो ये आता x - a/b - a। अब इसमें आप a की वैल्यू को 0 और b की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो यही मिल जाएगा, यानी ये जनरलाइज रिजल्ट है CDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंडीशन दी है कि a और b दोनों 0 से 1 है, और एक कंडीशन और है कि a और b में आपस में रिलेशन है, a छोटा है और b बड़ा है। तो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन a टू b। कंडीशन क्या है कि x a प्लस b/2 से बड़ा है। तो इस सिचुएशन को हम सबसे पहले एक लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। इस लाइन पे हम एक नंबर ले लेते हैं 0-1, और चूँकि कंडीशन है कि a b से छोटा है तो a को हम पहले लिखेंगे और b को बाद में। अब अगर किसी भी लाइन पे a और b दो नंबर प्लॉट करें तो a प्लस b/2 इनके मिड में होगा, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का एवरेज है। तो यहाँ पर हो गया a प्लस b/2। अब देखिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ओपन करते हैं, x लाइज बिटवीन a टू b, इंटरसेक्शन x इज़ ग्रेटर देन a प्लस b/2, और डिवाइड में क्या लिखते हैं वही कंडीशन। तो कंडीशन क्या है x इज़ ग्रेटर देन a प्लस b/2। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन देखते हैं क्या होगी। पहली कंडीशन है कि x a से b के बीच में, यानी इसके बीच में कहीं पर है। दूसरी कंडीशन है कि a प्लस b/2 से x बड़ा है, यानी यहाँ पर। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो इंटरसेक्शन कौन है जो दोनों में हो, तो ये हिस्सा दोनों में है। यानी ऊपर वाली इक्वेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लाइज बिटवीन लेस देन b होगा और ग्रेटर देन a प्लस b/2। सबको क्लियर है ये, a प्लस b/2 एंड लेस देन b। और अपॉन वाली इक्वेशन जैसी है वैसी रहेगी, वो क्या है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a प्लस b/2। अब इनको सॉल्व करना आसान है, कैसे,
हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किस लिमिट पे करेंगे? अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट क्या है? a प्लस बी बाई टू, और PDF इसका 1 है। चलिए यहाँ पर आते हैं, x ग्रेटर देन a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू से बड़ा है और अपर लिमिट क्या लेंगे हम? 1, क्योंकि जब अपर लिमिट नहीं दी है तो मैक्सिमम जो भी हो 1, और इसका भी PDF 1 है, दोनों के PDF 1 है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला? x, और हम लिमिट पुट कर देंगे a प्लस बी बाई टू बी, और यहाँ लिमिट क्या पुट होने वाली है? a प्लस बी बाई टू 1। तो ऊपर की इक्वेशन क्या आई? b माइनस ए प्लस बी बाई टू, और नीचे आया 1 माइनस ए प्लस बी बाई टू। अगर हम एलसीएम लें तो दोनों तरफ जो 2 है, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 2b माइनस ए माइनस बी, और यहाँ मिलने वाला है 2 माइनस ए माइनस बी। तो 2b और b सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी हमारे पास बचेगा b माइनस ए अपॉन 2 माइनस ए माइनस बी। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं कौन सा सही है। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें? b माइनस ए अपॉन 2 माइनस ए माइनस बी, ए। ठीक है, तो देखा क्वेश्चन आसान था, बस केवल थोड़ा सा कंडीशनल का कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आई थिंक सब लोग इसका आंसर कर सकते हो, सबने पढ़ रखा है। दिया हुआ है कि x और y इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लॉग नॉर्मल विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इनके पैरामीटर्स क्या हैं? म्यू और सिग्मा स्क्वायर। x और y को क्या कहा जा रहा है? लॉग नॉर्मल। तो लॉग नॉर्मल का केस आप सबने पढ़ रखा है। आपको बताना क्या है कि लॉग x अपॉन y का मीन और वेरिएंस क्या होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में सब ने देखा है कि अगर हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, कंडीशन होल्ड करें या ना करें, लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर्मल को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि x क्या फॉलो कर रहा है? लॉग नॉर्मल, जिसका मीन क्या है? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जब x लॉग नॉर्मल फॉलो करता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली y का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हमें बताना किसका है? लॉग x अपॉन y का। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, लॉग x माइनस लॉग y, ये हम लिख सकते हैं। अब ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें मीन निकालना है तो दो तरीके हैं, डायरेक्टली हम इसका मीन निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे, एक्सपेक्टेशन इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लॉग x का मीन हमें मिल गया है क्या? म्यू, और सिमिलरली लॉग y का भी म्यू, और रिजल्ट आएगा 0। लीनियर कॉम्बिनेशन था इसलिए नॉर्मल फॉलो करेगा और मीन आ गया 0। आते हैं वेरिएंस में। अगर हम इस पर वेरिएंस अप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में कैसे दिए हुए थे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है इसलिए को वेरिएंस का टर्म नहीं आएगा। वेरिएंस ऑफ लॉग x प्लस वेरिएंस ऑफ लॉग y, और वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस आया 2 सिग्मा स्क्वायर। यानी लॉग x अपॉन y क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 होगा और वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर। तो आंसर कौन सा सही हो गया? बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप सबको मैंने करवा रखा है, नोट में लिखवाया भी था। देखिए क्या है, x1 and x2 आर इंडिपेंडेंट chi square variates with n1 and n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्पेक्टिवली, देन x1 अपॉन x2 फॉलोज। तो आप लोग आंसर करो, क्या इक्वेशन 1 सही है? स्टेटमेंट 1 सही है? क्या x1 अपॉन x2 बीटा 2 को फॉलो करेगा विद पैरामीटर n1/2 एंड n2/2? याद नहीं ना किसी को? क्या क्या रिजल्ट्स बताए थे हमने, हम आपको बताते हैं। देखो, अगर x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, गामा के 2 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर वो होता है जो गामा में आता है और एक वो होता है जो एक्सपोनेंशियल के साथ आता है। तो सपोज़ हम एक पैरामीटर को लिख रहे हैं जो गामा के साथ आता है, उसको n1, और जो एक्सपोनेंशियल वाला आता है उसको थीटा लिख देते हैं।
वाई भी फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, और यहाँ पर आएगा n2 कामा थीटा। तो गामा वाला जो पैरामीटर है वो n1 और n2 है। अब अगर हम x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहें तो गामा एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा n1 प्लस n2, और ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होगा थीटा। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें x अपॉन वाई का तो ये फॉलो करता है बीटा 2, पैरामीटर होगा n1 कॉमा n2, यानी दोनों गामा वाले आ जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें x अपॉन एक्स प्लस वाई का, ये फॉलो करता है बीटा 1 विद पैरामीटर n1 कॉमा n2। ठीक, यहीं से हम का स्क्वायर के सारे रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि गामा में n1 की जगह पे अगर हम n1/2 पुट कर दें और थीटा की जगह पे क्या पुट कर दें 1/2, n2 की जगह पे अगर n2/2 पुट कर दें और थीटा की जगह पे 1/2, तो ये का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो थीटा से तो कोई कनेक्शन है नहीं, यानी अगर हम x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो का स्क्वायर भी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा का स्क्वायर विद पैरामीटर n1/2 प्लस n2/2। अगर ये इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं तो, लेकिन n1/2 n2/2 पुट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है n1 and n2, तो ये का स्क्वायर फॉलो करेगा n1 प्लस n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। लेकिन अगर हम लिखें x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये बीटा 2 होगा। अब गामा में चेंजेस क्या आने वाला है n1/2 एंड n2/2 ये होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बीटा 1 हो जाएगा। पैरामीटर अब भी n1 और n2 की जगह पे नए वाले आ जाएंगे, क्योंकि अब ये का स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं कि x1 x2 इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट है विद n1 एंड n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बाई 2 नहीं लगाते हैं रेस्पेक्टिवली। देन x1 अपॉन x2 बीटा 2 फॉलो करेगा इन्हीं पैरामीटर्स के साथ, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड पे आइए, सेकंड में देखिए ये वाला रिजल्ट है, ये बीटा 1 को फॉलो करता है। तीसरे में आइए, दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट हैं, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो जो एसएनवी होते हैं उनका स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और का स्क्वायर का सिम भी का स्क्वायर होगा, क्योंकि का स्क्वायर एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एक एसएनवी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, दूसरे का भी 1 होता है, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 2। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, आपके सिलेबस से बाहर का है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। 35 देखिए, ये अच्छा है। सपोज दैट 5 रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 x5 आर इंडिपेंडेंट एंड ईच हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब इनका मीन कितना है 0 और वेरिएंस कितना है 1। आगे क्या दिया है, द रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में कहा गया विल हैव अ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इस कांस्टेंट सी की वैल्यू बतानी है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन बना कैसे था ये याद रखना पड़ेगा। तो आप में से कोई बता सकता है टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना था। एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि फॉलो करता है नॉर्मल 0 1 को, दूसरा रैंडम वेरिएबल है y जो कि फॉलो करता है का स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और ये दोनों रैंडम वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बनने की यह कंडीशन थी, x अपॉन रूट वाई बाई एन फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बता दिया गया है कि ये t को फॉलो कर रहा है, आपको कांस्टेंट c की वैल्यू बतानी है। तो t बनाने के लिए हमको ऊपर नॉर्मल 0 1 रखना पड़ेगा और नीचे अंडर रूट में का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नॉर्मल 0 1 कैसे होगा, हम x1 प्लस x2 की बात अगर करें तो x1 क्या था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, x2 भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, दोनों के मीन 0 हैं, तो इनका जो एडिशन होगा उसका भी मीन 0 आएगा। तो हम इससे इसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों का वेरिएंस 1 था, इसलिए जो x1 प्लस x2 का वेरिएंस आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। और हम एसएनवी को बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये ऊपर वाला बन गया नॉर्मल 0 1। अब नीचे क्या करना है, रूट में का स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। तो का स्क्वायर में x3 स्क्वायर ये एसएनवी का स्क्वायर है, x4 स्क्वायर ये भी एसएनवी का स्क्वायर है, और x5 तो एसएनवी का स्क्वायर होता है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर 3 है तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगी, और हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो अब हमको c की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, सब चीज़ों को अलग करके बस इतना हिस्सा बचा लेना है जो इसमें दिया हुआ है।
ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। 1/√2 यहाँ से बाहर ले लीजिए, क्या बच गया x1 + x2 जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए इधर, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√3 बाहर लेंगे और यहाँ पर बचने क्या वाला है x1² + x2² + x3²। तो ये वो है जो हमारे क्वेश्चन में दिया और इसके साथ सी। तो अब आप लोग बताइए सी की वैल्यू क्या हो गई, कौन सा आंसर सही होगा? x3 4x5 है। हाँ जो भी हो 4 5 कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 3 4 5 ठीक है, का स्क्वायर तो रहेगा ही। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी √3/2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान था, बस केवल आपको फॉर्मेशन याद रखना कि टी बनता कैसे है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि एफ़ कैसे बनता है, अगर याद हो तो। एफ़ कैसे बनता है, एक्स फॉलो करता है chi² विद n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई फॉलो करता है chi² विद n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो x को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करिए, y को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करिए और इनका लीजिए रेशियो। तो ये f को फॉलो करता है विद n1, n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हो सकता हो आगे कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए जो हम f के इस रूल से कर सकें। नेक्स्ट देखिए f का क्वेश्चन आ गया, x इज एन f डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर या विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m, n रैंडम वेरिएबल वेयर m एंड n आर ग्रेटर देन 2, देन आपको बताना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आसान है, अगर आपको पता है कि x f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो 1/x भी f को ही फॉलो करता है, बस क्या चेंज होता है पैरामीटर्स। कैसे, अभी अभी हमने आपको बताया कि f क्या होता है 2 chi² का रेशियो। हम इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, अगर ये chi² है x1 तो, और x2 भी chi², इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो ये फॉलो करेगा n1, n2। ध्यान देना, अगर हम इसको ऊपर लिख लें और इसको नीचे लिख लें तो ये भी तो f को फॉलो करेगा, चेंज क्या आएगा n2, n1। अगर हम इसको y माने तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/y, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। तो y भी f को फॉलो कर रहा है और 1/y भी f को फॉलो कर रहा है, बस चेंज क्या है, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स हो जाएंगी, जो ऊपर होगा उसकी पहले आएगी। तो एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन f m, n है तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है, f का मीन किसी को याद है? ये होता है f का मीन, याद रखना। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम से कोई मतलब नहीं होता, दूसरे वाले से इसका कनेक्शन होता है। √2 - 2 यानी सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई -2, √2 - 2। तो ये आपको याद रखना है n/n-2। अब अगर एक्सपेक्टेशन x निकालें तो इसका मीन क्या होगा, पहला कौन है m, दूसरा कौन है n, तो ये हो गया n/n-2। अब जब निकालेंगे एक्सपेक्टेशन 1/x की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गई, अब की बार पहली वाली n हो गई और दूसरी वाली m हो गई, तो मीन क्या आएगा m/m-2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन है ये वाला कहीं, सी वाला। सी, ठीक है समझ गए। याद क्या रखना है आपको, मीन वाला फार्मूला, ये एक्सपेक्टेशन x यानी जो सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसी से इसका मीन डिफाइन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर ज़्यादा बताना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन आप लोग चाहो तो इसका आंसर याद कर सकते हो, -σ/√π होता है, यानी इसका सी ऑप्शन होगा जो सही होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हमने आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रखा है, बट अभी छोड़ दो, इसको स्किप कर दो पेपर के टाइम पे, है ना। इसको भी छोड़ दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। बस क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए कि जो ये पूछ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। एक्सपोनेंशियल। चलो एक आंसर आया एक्सपोनेंशियल, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी। अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, बाकी लोग भी आंसर करें।
क्वेश्चन में क्या है, अ मैन बाइज 10 बल्ब ईच विद इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी 10 बल्ब हैं और सबका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये गिवन है ना। आगे है विद द सेम मीन, इनका मीन भी सेम है, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग 1 बल्ब एट अ टाइम, यानी हम एक बार में एक बल्ब यूज़ करेंगे, बाकी जब एक ख़राब होगा तो फिर अगला यूज़ करेंगे। एंड रिप्लेसिंग इट विद अनदर एज सुन एज इट फेल्स, यानी जब पहला फेल होगा तो हम दूसरे से उसको रिप्लेस कर देंगे। अब पूछा जा रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ड्यूरेशन, तो आप ये बताइए जो टोटल ड्यूरेशन आएगा वो कैसे आएगा। पहला बल्ब जितने घंटे जल रहा है उसको लिखेंगे, जैसे ही वो फेल हुआ दूसरा बल्ब मिलेगा, सम से आएगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का सम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये हमने बताया है आपको। एक्सपोनेंशियल का सम फॉलो करता है, अभी अभी हमने कनेक्शन भी करवाया था एक्सपोनेंशियल और गामा में। तो अगर x1 एक्सपोनेंशियल है, x2 एक्सपोनेंशियल है, डॉट डॉट x10, ये सारे के सारे बल्ब के लाइफ टाइम्स हैं, यानी कितने देर वो जलेंगे। 0 से इन्फिनिटी होता है, मन अनडिफाइंड रहता है कौन सा कितने घंटे तक जल सकता है। तो इनका सम फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आसान था, कठिन नहीं था ये, है ना। इसका लेवल आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल लेवल, एग्ज़ाम के लेवल से मैच करता है। नेक्स्ट, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। -1 2 इंडिपेंडेंट हैविंग द यूनिफॉर्म देन द वेरिएंस, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करिएगा, है ना। आपको x और y का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्या है, यूनिफॉर्म -1, 2 इंडिपेंडेंट है, तो आप बच गए एक चीज़ से, वेरिएंस x + y जब कैलकुलेट करोगे तो कोवेरिएंस का टर्म आएगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, किसी को याद है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फॉर्मूला, कोई आप में से बोल सकता है। सर 1/12। हाँ नहीं बेटा, ये डिस्क्रीट का आप बता रहे हो। देखो, अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म a, b, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, a + b/2, और वेरिएंस होता है b - a होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। अगर x की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, यानी कि ये है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, तो मीन का फार्मूला होता है n + 1/2 और वेरिएंस का होता है n² - 1/12, ठीक है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर होल स्क्वायर पूरे पर नहीं होता है, सिर्फ n पर होता है, और यहाँ पर अब इसका आंसर कर सकते हो क्या, क्वेश्चन देखिए आप लोग। अभी भी हम इसके वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, b - a, तो b - a करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - -1, यानी 9 आएगा ना, 9/12 आ जाएगा, क्यों। यस सर, यस सर। तो 9/12 तो एक का आया x का, और x + y है तो दोनों का अलग अलग ऐड करो, यानी 9/12 + 9/12 यानी 18/12। अब बताइए कितना आंसर आया, 3/2 है ना, सब लोग समझ गए। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की गई, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी लीनियर फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, नॉर्मल को। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन marks obtained by the student in physics, mathematics and statistics denoted by xyz are normally distributed with mean 50, 52 and 48, यानी x, y और z तीन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के स्कोर हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट तो हैं क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। मीन कितना दिया है, 50, 52 एंड 48। आगे इनका क्या दिया हुआ है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम वेरिएंस लिखते हैं, तो हम स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। 15², 12² एंड 16², यानी ये वेरिएंसेस दिए हमें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x + y + z, आंसर कर सकते हैं आप लोग, बोलिए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, सारे मीन ऐड कर लो और सारे वेरिएंसेस ऐड कर लो, और आपका आंसर जो आ रहा है
ध्यान से देखना, सी आ रहा है। ये नॉर्मल का स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन में वेरिएंस को सम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को सम नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने डायरेक्टली 12, 15 और 16 को जोड़ा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। कितना आ रहा है? 53, 7, यस सर। 43 आ रहा है। खैर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, पहला जो है 53 करके दिया है, नहीं तो फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो कौन सा आंसर इसका सही हुआ? सी। सी वाला। चलो ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये भी छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए। इसके सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं और ओरली कर सकते हैं। लिखा हुआ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, रैंडम वेरिएबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलोज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ क्या ये सही है? थोड़ा सा सोचना फिर बताना। काई स्क्वायर कैसे बनता है? सर सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा का होल स्क्वायर कर दिया। काई स्क्वायर कब बनता है? जब एसएनवी बनाते हैं। एसएनवी के लिए नॉर्मल 0, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल 0, 1 है नहीं। यस सर। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एसएनवी बनाएंगे। तो अगर हम x को एसएनवी बनाएंगे तो x माइनस 0 अपॉन सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, यानी ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो है क्या, अगर हम इसको अलग अलग कर ले, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर कर लें और वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो ये भी नॉर्मल 0, 1 ऊपर दिख रहा है और ये भी नॉर्मल 0, 1। सॉरी, हमने स्क्वायर किया है ना, तो एसएनवी में स्क्वायर नहीं करते हैं, इसका मतलब स्क्वायर हो गया तो कुछ और बनेगा। एसएनवी का स्क्वायर हो रहा है। देखो फिर से हम इसको फिर से रीराइट करते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 0 अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर, यानी हमने एसएनवी बनाया और एसएनवी पे स्क्वायर किया। तो एसएनवी का स्क्वायर क्या फॉलो करता है? काई स्क्वायर। सिमिलरली अगर y से इसके मीन को सब्ट्रैक्ट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके स्क्वायर करें तो ये भी काई स्क्वायर होगा। अब ये इसके इक्वल हो गया, तो 2 का स्क्वायर है, इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो इनका सम क्या फॉलो करेगा? का स्क्वायर फॉलो करेगा विद 2 डिग्री। का स्क्वायर विद 2 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करो। स्टैंडर्ड कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जब x फॉलो करे नॉर्मल 0, 1, y फॉलो करे नॉर्मल 0, 1, तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन वाई क्या फॉलो करता है? स्टैंडर्ड कॉसी। लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट तो दिया नहीं है ना। हम अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एसएनवी बनाते भी हैं तो क्या लिखेंगे? x माइनस 0 अपॉन सिग्मा और y माइनस 0 अपॉन सिग्मा, तो ये एसएनवी बन गया, ये एसएनवी बन गया और ये क्या फॉलो करेगा? स्टैंडर्ड कॉसी। अब ध्यान से देखना, सिग्मा दोनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? x अपॉन वाई। तो ये अगर स्टैंडर्ड कॉसी को फॉलो करता है तो इसके इक्वल जो भी होगा वो भी स्टैंडर्ड कॉसी को फॉलो करेगा। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट देखने में गलत लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में गलत है नहीं। क्यों? क्योंकि सिग्मा कैंसिल हो गया है ना। समझ गए सब लोग? ओके, कोई डाउट? यस सर। हाँ ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या है? x प्लस वाई होल ऑफ स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ ये सही हो सकता है क्या? अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो नहीं सर। टर्म्स 2xy का भी तो आएगा, ये तो सही हो ही नहीं सकता। यस सर। तीसरा तो गलत हो गया। 4 पे आइए, ये वाला आप लोग याद कर लेना। जब भी x और y नॉर्मल को फॉलो करते हैं तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रूफ करके अभी दिखाएंगे। देखो इंडिपेंडेंसी को प्रूफ करने का आप लोग जानते हो क्या तरीका है? आप कुछ मत करो, इनके बीच के कोवेरियंस को निकालो और अगर ये 0 आ जाए तो आपको पता है कि कोवेरियंस 0 होता है तो हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। बट ये बात याद रखना कि इंडिपेंडेंट के केस में कोवेरियंस 0 आता है, कोवेरियंस 0 होता है इसलिए इंडिपेंडेंसी नहीं आती है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनका कोवेरियंस 0 आना चाहिए। कोवेरियंस को निकालने का क्या तरीका है? x माइनस वाई और x प्लस वाई। देखो जब भी हम कोवेरियंस निकालते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। पहला x को करेंगे तो आएगा वेरिएंस ऑफ x, फिर जब x को y से करेंगे तो आएगा प्लस कोवेरियंस बिटवीन x, y। इसके बाद जब y और x का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कोवेरियंस x, y। फिर y और y का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वेरिएंस ऑफ y। तो देखो कोवेरियंस x y कैंसिल और वेरिएंस x और वेरिएंस y दोनों सेम होंगे, सिग्मा स्क्वायर।
और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली कोवेरिएंस 0 आया। इस वजह से ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। तो कौन से ऑप्शन सही हैं, 1, 2 एंड 4? तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन, u and v independently and uniformly distributed on the interval 0, 1, then the distribution of maximum u v, छोड़ दीजिए, मैक्सिमम का है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये वाला देखिए क्या है, 10 ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशन शोड दैट द फर्स्ट 2 मोमेंट्स, छोड़ दीजिए इसको भी। देखिए ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहला वाला है x1 x2 आर 2 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन p1, y1 y2 आर अनदर 2 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम अ सेकेंड नॉर्मल पॉपुलेशन p2। यानी x1 x2 p1 से लिए गए हैं और y1 y2 p2 से, दोनों के दोनों नॉर्मल हैं। अब इन ऑर्डर दैट z, यानी z एक वैल्यू दी गई, फॉलोज f डिस्ट्रीब्यूशन विद 1, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी कौन सा ट्रू होगा। तो क्या बताया गया कि z क्या फॉलो करता है, f को फॉलो करने की क्या कंडीशन होती है कि काई स्क्वायर होगा, और काई स्क्वायर में हम उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड भी करते हैं। तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, यानी यहाँ पे डिफरेंस है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड नॉर्मल z फॉलोज f विद 1, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो इसको करने का क्या तरीका हम बताते हैं। अगर आपने स्क्वायर ओपन किया तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर भले ही का स्क्वायर बन जाए, लेकिन x1 x2 का एक टर्म आएगा जो इसको गलत कर देगा। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, हम इसका कंबाइंड यानी एक साथ लेकर चलेंगे इसको, है ना। तो नॉर्मल पॉपुलेशन से दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो P1 एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, मान लेते हैं इसका मीन म्यू या वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, या डायरेक्टली मान लो इसका मीन 0 और 1 होगा, क्योंकि जब दिया नहीं तो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, रिजल्ट सबके लिए ट्रू होगा। P2 में भी हमने मान लिया कि ये 0, 1 है। अब देखिए x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा, अगर x1 नॉर्मल 0, 1 है, x2 नॉर्मल 0, 1 है, तो x1 माइनस x2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये फॉलो करेगा 0,2, यानी इसका मीन 0 होगा, लेकिन वेरिएंस जो कि निकालेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 आ जाएगा। सिमिलरली y1 माइनस y2 की बात करें, ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा, इसका मीन 0 होगा और वेरिएंस इसका भी 2 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक साथ हम मान लेते हैं Z1 और इसको मान लेते हैं Z2। तो Z1 फॉलो नॉर्मल 0,2, Z2 फॉलोज नॉर्मल 0,2, तो हम इसको बनाएंगे SNV √2 से डिवाइड करके। फिर Z2 की बारी आई, इसको भी हमने बनाया SNV। अब ये SNV बन गए, फिर क्या करेंगे, SNV पे स्क्वायर कर देंगे। सबको पता है SNV का स्क्वायर क्या फॉलो करता है, का स्क्वायर। अब ये एक SNV था तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, ये दूसरा SNV था, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, बन गया F डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि F कब बनता है, जब हम दो का स्क्वायर को उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके रेशियो ले लें। अब बस आपको ये देखना है, और ये 1,1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ F बना है, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ 1, 1 का कोई मतलब नहीं लिखने का, हटा दो, √2 कैंसिल कर दो, 0 भी हटा दो, सिर्फ ऊपर बच रहा है Z1 स्क्वायर और नीचे बच रहा है Z2 स्क्वायर। तो Z1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2, और इसकी वैल्यू क्या है, y1 माइनस y2। तो कंडीशन सही है, यानी F को फॉलो करेगा। अब ऑप्शंस को देखते हुए हम तय करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, यानी कौन से ऑप्शंस में ये फिट बैठ रहा है जिससे हम आंसर निकाल सकें। तो μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर में भी हो भी सकता और नहीं भी। दूसरा 0 वाला है, फिर μ1 μ2 वाला है, फिर μ1 μ2 वाला है, तो हम इसमें B के साथ जाएंगे, क्योंकि मीन 0 है। मीन अगर चेंज होता है तो कैंसिल करने में दिक्कत आएगी, तो मीन को 0 मान लो, यस सर, है ना। दोनों में 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों में 0 नहीं है, या तो मीन सेम हो जाए। इसके ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी के लिए इसको स्किप करिए आप, है ना, क्योंकि समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हम 29 पे स्किप करते हैं। ओके, 29 देखिए क्या है सर। फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में मीन सेम है, फर्स्ट वाले में मीन μ1 है, हाँ बस यही है। यस सर। फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर क्यों फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि मीन कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं,
जब हम इसको लिखेंगे x1 माइनस x2 को SNV बनाने का क्या तरीका होता है, हम इससे इसके मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे इसके मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब माइनस ओपन होगा तो x1 माइनस x2 आएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जिसका मीन सेम होगा वही आंसर सही हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस कैंसिल आउट होना चाहिए। अच्छा, चूंकि का स्क्वायर बना रहे हैं तो ऊपर का अलग का स्क्वायर बनेगा, नीचे का अलग का स्क्वायर बनेगा, तो वेरिएंस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डाउट में है, मैं एक बार और देख लेता हूँ। सिग्मा 1 2 1 2 म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा स्क्वायर। नहीं बेटा, इसको स्किप कर दो भी, ठीक है ना। 29 पे आते हैं। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसकी चर्चा करता जरूर। 29 को देखिए, ये आसान है। एफ n1 n2 रिप्रेजेंट्स ऑन f वेरिएट विद n1 n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, देन f2, n1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज दिस। सही है, रिवर्स हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स चेंज हो गई। ठीक है, सेकेंड पे आइए। इफ एफ n1 n2 डिस्ट्रीब्यूशन इफ n2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन n1 इंटू एफ फॉलोज t। नहीं, ये गलत है। देखो यहाँ पर t नहीं होता, पता है क्या होता है, यहाँ का स्क्वायर होता है। तो ये रिजल्ट शायद मैंने आपको नोट्स में लिखवाया होगा, आप देखेंगे तो मिल भी जाएगा। नहीं लिखवाया होगा तो अभी देख लो कि अगर हम एक यानी दूसरी वाली को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएं और पहली वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से मल्टीप्लाई करें तो ये का स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, विद n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉट n1। सेकेंड क्या है, थर्ड, इफ़ अ स्टैटिस्टिक्स t फॉलोज स्टूडेंट t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम t स्क्वायर फॉलोज f। बिल्कुल सही है, ये हमने प्रूव भी करवाया था। तो तीसरा और पहला सही है, यानी ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 और n2 सेम हो जाएं तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मीन ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, चेक कर लो कैसा होगा। मीन क्या होता है, मीन इसका होता है ν2 अपॉन ν2 माइनस 2। तो ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, दूसरी भी 6 यस सर। तो आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। मीडियन के बारे में क्या कमेंट करोगे, मीडियन ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये सही है कि जब f डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम हो जाती है तो उसका मीडियन 1 हो जाता है। मोड के बारे में कह रहे हैं, मोड ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मोड जो कैलकुलेट होके आया हो उसके फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करना, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 0 से 1 के बीच में होता है नहीं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि f का मोड क्या है, मैं आप चेक कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, है ना, नहीं तो फिर अधूरा रहेगा। तो इस क्लास का कोई मतलब सर μ2 μ1 माइनस 2 अपन μ1 μ2 प्लस 2। नहीं, μ1 μ2 के टर्म में नहीं बताना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में बताना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, f, है ना। चलो अभी मोड आपको दिख जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से आप लोग आंसर कर लेना। ये है सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है ν2 ν1 माइनस 2 और ν1 ν2 प्लस 2। तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, पूरा बड़ा फार्मूला है ये, यहाँ तक है पूरा। तो इसके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे 6 वैल्यू पुट करके। तो सारी वैल्यू 6 पुट करके चेक कर लेना कि क्या ये 0 से 1 के बीच में आता है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और चेक कर लेना, जो आंसर है वो याद कर लेना। जब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम f की सेम होंगी उस केस में ये हमेशा सही होगा, क्योंकि हम इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम आपको एक बार करवा चुके हैं, उसी का ये एक्सटेंशन है, बस यही का स्क्वायर टी और का एफ से रिलेटेड है ये। तो आप इसको कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में ये आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक सारा रिवीजन इसी का करवा रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाई वेरिएट का है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें आपको क्या याद करना है, ये बाई वेरिएट के कंडीशनल का मीन पूछा गया आपसे। आपको याद करना है बस एक फार्मूला जो कंडीशनल का होता है, और फार्मूला याद करना आसान है।
पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए क्या है, एक्स और वाई बाइवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करते हैं। जब एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं तो ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है। अब आप एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, ये है नॉर्मल म्यू वन कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर, वाई का लिख लेते हैं, ये है नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वायर, और इनके बीच के कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रो कहते हैं। रो की वैल्यू 0 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये है म्यू वन, ये म्यू टू, ये सिग्मा वन स्क्वायर, ये सिग्मा टू स्क्वायर, और ये वैल्यू है रो की, है ना। तो एक्स गिवन वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है म्यू वन प्लस रो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, यहाँ पर आता है वाई माइनस म्यू टू, ये मीन होता है। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस एक्स गिवन वाई का निकालना है, सिग्मा वन स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर। शायद रूट नहीं होता है, इसको सही कर लेना है ना, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट होता है। ठीक, अगर सिमिलरली हम y गिवन x का निकालें तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल। अब y गिवन x है तो यहाँ म्यू टू से स्टार्टिंग होगी, रो दोनों का एक ही रहता है, यहाँ सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन हो जाएगा, और यहाँ आता है x माइनस म्यू वन। अब की बार यहाँ सिग्मा टू स्क्वायर हो जाएगा और वन माइनस रो स्क्वायर। अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, हमें क्या निकालना है, x गिवन y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे म्यू वन रो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू और y माइनस म्यू टू। तो म्यू वन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1, पहला वाला। रो की वैल्यू है 3/4, सिग्मा वन चाहिए हमें, तो सिग्मा वन स्क्वायर 16 दिया हुआ है, सिग्मा वन की वैल्यू हो गई 4, सिग्मा टू की वैल्यू हो गई 5। y की वैल्यू गिवन है कंडीशन में कितनी, 7, और म्यू टू की वैल्यू क्या है, जो सेकेंड वाला मीन यानी कि 2। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, तो 1 + 3 = 4, यानी y गिवन x गिवन y = 7 का जो मीन आएगा वो 4 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरिएंस भी हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, सिग्मा वन स्क्वायर यानी हम 16 पुट कर देंगे, और 1 माइनस रो स्क्वायर यानी 3/4 स्क्वायर 9/16। तो एलसीएम लेंगे, 16 कैंसिल हो जाएगा, और 16 - 9 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, वेरिएंस। तो इसका और भी अगर आपको दिया जाए, जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दें y गिवन x = 2 बताइए, तो सिमिलर फार्मूला अप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। याद करने के लिए बस इस फार्मूले को याद रखिए, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कंडीशनल मीन, कंडीशनल वेरिएंस, कंडीशनल पीडीएफ का डेरिवेशन करवाया भी गया और है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है और x गिवन x + y को बताना है कि क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पर सही तरीके से पैरामीटर पहचानते हुए आंसर करिए। वैसे पैरामीटर पहचानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही आंसर है सही और वो दिख भी रहा है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, बीटा वन। अगर बीटा वन के कई और ऑप्शन होते और उनमें पैरामीटर्स अलग अलग होते तब कन्फ्यूज़न होती। यहाँ पर देखो एक पैरामीटर सेम है बीटा वन, वो एक्सपोनेंशियल है, और एक पैरामीटर चेंज हो रहा है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये मेन पैरामीटर होता है गामा का, और इसी से हमारा बीटा वन या बीटा टू जो भी बनता है वो डिफाइन होता है। तो बीटा वन बनेगा और पैरामीटर्स वही रहेंगे अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये डिस्कशन कल ही हो चुका है कि वेरिएंस अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो इक्वल हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा। आपको बस यहाँ पर ध्यान क्या देना है, थीटा e⁻ थीटा x है पीडीएफ, तो मीन 1/θ होगा और वेरिएंस 1/θ² होगा। तो जो ये कह रहा है उसको पुट करके जरूर देख लेना। इसने कहा थीटा 0 से 1 है तो आप 1/2 पुट कर लेना, थीटा 1 पे तो सेम होता ही है, थीटा > 1 है तो 2 पुट करके चेक कर लेना मीन और वेरिएंस, और रिजल्ट जो भी आए वो सही हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट पीडीएफ है, इसको छोड़ दीजिए। ये करवाएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। ये नॉर्मल का है, इसको देख लो, है ना। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनके मीन दिए हुए हैं और वेरिएंसेस भी दिए हुए हैं, और एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया 4x - 5y। इस
लीनियर कॉम्बिनेशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताना है। तो मैं वीडियो पॉज करूँगा, आप लोग इसका आंसर करिए, है ना, अभी के अभी सभी लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि अब तक आपने ये रिकॉर्ड में नहीं गया, मैं एक बार इसको बता देता हूँ, देखो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मीन सबका 15 दिख रहा है, e⁻μt, जो कि हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf होता है। तो मीन कैलकुलेट ना करके हम सीधे वेरिएंस करेंगे, और वेरिएंस का फार्मूला आपको जनरलाइज वाला याद होना चाहिए कि अगर a1x प्लस a2y का वेरिएंस हमें निकालना हो जब x और y इंडिपेंडेंट हो, तो क्या फार्मूला होता है, a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। तो वो फार्मूला अप्लाई करके हम वेरिएंस निकालेंगे, और फिर इस वाले फार्मूले में मीन और वेरिएंस पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, कल तो सुबह आपका पेपर ही है। ये क्वेश्चन सबको शायद रटा हुआ है। पर्सन परचेज वीकली लॉटरी टिकट अंटिल ही विंस द लॉटरी। जब तक वो जीत नहीं जाता तब तक वो टिकट खरीदता रहता है। अब उसके जीतने के लिए कम से कम वो कितनी बार लॉटरी खरीदेगा, एक बार तो खरीदेगा ना। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी, यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी P है। देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू विन द लॉटरी। तो जो वीक होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, अगर उसने 0 से स्टार्ट किया, यानी एक भी वीक उसने लॉटरी नहीं खरीदी, तो क्या वो लॉटरी जीत सकता है, यानी यहाँ पर 0 का केस नहीं आएगा। तो वीक नंबर 1 में वो लॉटरी जीत सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P। वीक नंबर 2 में P स्क्वायर, फिर P3, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबको पता चल गया। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के इस केस का मीन क्या होता है, एक का तो Q/P आता है, 1/P। आंसर ए होगा, है ना। ये क्वेश्चन F डिस्ट्रीब्यूशन का है, वही जो भी करवाया था, सेम। नेक्स्ट, सपोज R वॉज, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का है। अब आप लोग को हाइपर ज्योमेट्रिक का वेरिएंस याद कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक का वेरिएंस देख लेना, उससे क्वेश्चन बनेगा। x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, इसका आंसर वैसे तो सी है, लेकिन यहाँ पर एक गलती है, x माइनस वाई पे मॉड होना चाहिए। जब मॉड होता है तभी लाप्लास को फॉलो करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लाप्लास को हम डबल एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और डबल एक्सपोनेंशियल में ये कंडीशन होती है कि मॉड के आने से वो पूरी रेंज कवर करता है, -∞ टू इन्फिनिटी। इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स विद पैरामीट्रिक वैल्यूज 5 और 7। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों गामा है, पैरामीट्रिक की वैल्यू 5 और 7 है, तो x/x प्लस वाई क्या बनने वाला है, β1। और β1 का आपको rth मोमेंट याद रखना है। तो जब पैरामीटर्स आपको पता होंगे तो β1 का rth मोमेंट लिखिएगा। याद है कि नहीं किसी को β1 का rth मोमेंट याद है, या मैं रिवाइज करवाऊँ, जल्दी बताओ। चलो मैं rth मोमेंट बता देता हूँ, β1 और β2 का, आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये इस लेवल का है जो आ सकता है। देखो एक्सपेक्टेशन x/x प्लस वाई की बतानी है, तो x/x प्लस वाई फॉलो क्या करता है, β1। पैरामीटर क्या होंगे, जो भी हैं डायरेक्टली दिए कि गामा से कन्वर्जन हो रहा है, तो 5,7 हो गए इसके पैरामीटर। तो बीटा का जो rth मोमेंट होता है μr, दो होते हैं बीटा में, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 1 का जो rth मोमेंट होता है वो क्या होता है, बीटा अपॉन में जो पैरामीटर हो a, b, और यहाँ पर आता है a प्लस r, b। अगर हम टाइप 2 की बात करें μr', तो इसका rth मोमेंट क्या होता है, a प्लस r, b माइनस r, और यहाँ पर a, b होता है, ठीक। अब आपको पैरामीटर्स पता है और आपको बताना है मीन, तो मीन होता है μ1', यानी r की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो आया बीटा a प्लस 1, b डिवाइडेड बाई बीटा ab। अब a और b की वैल्यूज आपको गिवन है 5 और 7, तो ये क्या बन गया, 5 पुट करते ही 6,7 बना, और ये क्या बना 5,7। बस इसको गामा में कन्वर्ट करिए और सॉल्व कर लीजिए। गामा 6 प्लस 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई गामा 5 एंड गामा 7, तो ये कैंसिल हो गया, ये 12 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 12 बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये 13 है, तो 12 यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, इसको लिखेंगे 5 गामा 5, और ये इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 5/12। समझ गए ना सब लोग कैसे आया ये आंसर।
थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन फास्ट की है, बाकी फॉर्मूले मेन है आपके लिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, है ना। एक्स नॉर्मल 0 1 है तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आंसर आप लोग बता सकते हैं। बताइए, देखते कौन बताता है आप में से। सबसे पहली चीज एक्स है नॉर्मल 0 1, तो एक्स स्क्वायर क्या फॉलो करेगा बताओ। एस एन वी का स्क्वायर क्या फॉलो करता है? बोलो तुम लोग। अभी अभी इतनी बार तो मैंने बताया स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू आई स्क्वायर का स्क्वायर, का और ये का स्क्वायर का क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है ना। तो का स्क्वायर का मीन क्या होता है? जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। 2n सर। 2n तो वेरिएंस होता है बेटा, ये सर n होता है n सर। होता है, तो n क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब एक ही एस एन वी है, एस एन वी का स्क्वायर किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 1। तो मीन कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है ये, केवल कॉन्सेप्ट लग रहा है बस। बहुत आसान। ये वाला भी देखो इजी है। x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो x प्लस 2a इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो नॉर्मल को ही तो फॉलो करेगा। तो जब इसका मीन निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन x की जगह पे म्यू पुट कर देना, यानी मीन आएगा म्यू प्लस 2a। देखिए कौन सा ऑप्शन में म्यू प्लस 2a है? एक तो इस वाले ऑप्शन में है, एक तो फोर्थ ऑप्शन में म्यू प्लस 2a है, और एक तो थर्ड में, यानी फर्स्ट और सेकंड कैंसिल हो गया। जब वेरिएंस निकालते हैं तो कहते हैं वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का चेंज है, वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो एक्स का होगा वही आ जाएगा, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यू प्लस 2a कॉमा सिग्मा स्क्वायर। 4 वाला नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। mxt दिया हुआ है, देन वेरिएंस ऑफ x विल बी। तो जितने लोग mxt पहचान जाएंगे वो वेरिएंस भी निकाल लेंगे। कितने लोग हैं जो पहचान सकते हैं कि mxt किसका है? थोड़ा सा एफर्ट करिए तो आप इसको पहचान लोगे। अच्छा, आप लोगों को बाइनोमियल का mxt याद है? यस सर। तो थोड़ा सा एफर्ट करो। इसको हम क्या लिख सकते सर हैं? बाइनोमियल 1/2 1/2 प्लस 1/2 e की पावर t होल ऑफ पावर n। अब x क्या फॉलो कर रहा है? x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा p। तो वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस क्या होता है? npq होता है, यानी n/4 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि n/4 है। अगर n/4 नहीं है तो अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा और इसको हम मैच करेंगे किसी दूसरे से। n/4 तो ऑप्शन में है नहीं, अब इसको हम चेंज करेंगे दूसरे में। तो ऐसा और किसके जैसा है? ये mxt किसी और के जैसा सेट किया जा सकता है क्या? बाइनोमियल तो नहीं बना। mgf q प्लस p e टू द पावर t होल पावर n mxt। चलो मुझे थोड़ा सा सोचने दो, मैं बताता हूँ ये किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेगेटिव बाइनोमियल बन सकता है, लेकिन उसके लिए इसकी पावर को माइनस में ले जाना पड़ेगा, यानी 2/1 प्लस et। नहीं, हम बना के बताएंगे, ठीक है। अभी होल्ड करना, हम ग्रुप पे इसको भेज देंगे सॉल्व करके, है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 60 में देखो क्या है, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u, यानी x1 माइनस x2 अपॉन √2 का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। लीनियर कॉम्बिनेशन है, आप सब लोग इसको होमवर्क में करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लास को भी स्टॉप करते हैं। जितना आपको मैंने अभी तक करवाया मोर देन सफिशिएंट। सर यूनिट 4 से कुछ बता दिए। यूनिट 4 नहीं, फिर यूनिट 3 बेटा हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखो यूनिट 4 का बता पाने के लिए टाइम और चाहिए हमें। यूनिट 3 में आप क्या करिए, यूनिट 3 में आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए किसकी, डेल्टा एफ एक्स की। ये क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना।
अब इससे जुड़े हुए फंक्शंस अगर आते हैं तो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आपको आया कि डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालिए, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आगे डेल्टा लॉग एक्स निकालिए तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। सिमिलरली एक ही यही फार्मूला लगना है, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। बैकवर्ड डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकवर्ड डेल्टा को हम कैसे लिखते हैं, बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स होता है एफ एक्स माइनस एच। मोस्ट ऑफ द केसेस में एच की वैल्यू को क्या लेकर चलते हैं, 1। एक शिफ्ट ऑपरेटर होता है, अगर ये किसी फंक्शन एफ एक्स पे लगता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है एफ एक्स प्लस एच। बाकी इनके बीच में आपस में रिलेशंस भी होते हैं, जैसे इस वाले एफ एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स अभी वाले फार्मूले से, और जो पहले से था उसको पहले से लिख देंगे। अब अगर पूरी क्वेश्चन में हम एफ एक्स को हटा लें तो डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस 1, ये रिज़ल्ट भी होते हैं जो आते हैं। ऐसे हमने आपको क्लास में ऐसे रिजल्ट्स करवाए थे, दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यानी किसी फंक्शन को ऑपरेट करके अगर हम सॉल्व करें तो ये रिज़ल्ट ट्रू होते हैं। तो ये जो यूनिट 3 है आपकी, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको कम से कम 8-10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको तैयार करो, यूनिट 4 में अब मत पढ़ो, क्योंकि यूनिट 4 के लिए फिर पूरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, है ना, और बिना उसके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधे फार्मूला बेस्ड नहीं होता उसमें। तो सभी को ऑल द बेस्ट। क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आप लोग पेपर दीजिए, फिर मैं थैंक यू सर। ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक है, Thank you, चैनल sir. पे कमेंट करके बताइएगा कि पेपर आप लोग का कैसा हुआ। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सभी को।